मैंने क्लास शेड्यूल का टाइम थोड़ा बदला है, बट डू नॉट वरी, विल बी एवरीथिंग ओके अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। ओके, शुरुआत करते हैं, वक्त जाया नहीं करते। ठीक है, आज का इंपॉर्टेंस जरा बता दूं आपको। टुडे इज 25th May। टुडे इज 25th May। In 1957, on 25th May, foundation of यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, दैट्स नेम चेंज्ड in 1995 and given new name यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, जिसमें से अभी अभी ब्रिटेन बाहर निकला है। तो ब्रिटेन जो बाहर निकला है वो यूरोपीय यूनियन से। There were 28 countries are member, but after Brexit, ब्रिटेन के निकलने के बाद अब मेंबर रह गए 27। ठीक है ना? तो चलिए, आज का ये इंपॉर्टेंस था। लेट इट गो, टॉक टू नेक्स्ट। एनसीईआरटी बेसिक क्लास 6 है आपका। हिस्ट्री है। हिस्ट्री में बुक का नाम है आवर पास्ट 1, हमारे अतीत, भाग 1, और उसका चैप्टर 2 है। एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है? आरंभिक मानव की खोज, डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन। तो डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन, ये याद रखना है, आरंभिक मानव की खोज। दिस इज द नेम ऑफ योर सेकेंड चैप्टर, हिस्ट्री, क्लास 6 एनसीईआरटी। अब इसके ऊपर कितने सवाल बनते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि डिफरेंसेस बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने से क्या डिफरेंसेस आते हैं। वेलकम टू सोनू, विनीता एंड हेमंत, ऑल आर, यू आर मोस्ट वेलकम। लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। इस चैप्टर में तुषार नाम का एक लड़का है जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा है। उसका चाचा उसके साथ है। कहानी की शुरुआत इस चैप्टर, चूंकि बच्चों के लिए लिखा गया है, तो तुषार नाम का लड़का दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, 2 अदर क्लाइमेट जोन, हिस्टोरिकल जोन। तो ये, और वो चाचा के साथ ट्रेन में है और खिड़की वाली सीट पर बैठा है। उसके चाचा उसको बात करते और कहते हैं, मालूम है 150 साल पहले ट्रेनें नहीं थी, ट्रेन्स नहीं चलता था, और लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यहाँ से बातचीत शुरू हुई एक इंटरेस्ट बनाने के लिए, पर उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सीधा आइए, आपके बुक के अकॉर्डिंग चलिए, तो एक आता है आरंभिक मानव, एक शब्द आया अर्ली मैन। ठीक है, सब कुछ पहले आप सुनिए अच्छे से। अर्ली मैन यानी प्रारंभिक मानव। कहा गया है इसमें कि 20 लाख साल पहले अर्ली मैन आ चुके थे, यानी वो डेवलप्ड हो चुके थे और 2 काम करते थे। 20 lakhs year before, early man has been developed, emerged, and doing their activities are just 2. The first, hunting, second, food gathering. शिकार करते और भोजन संग्रह करते। शिकार किसका करते? दे हंटिंग एनिमल्स, हंटिंग फिश एंड हंटिंग बर्ड्स। चिड़ियों का, जानवरों का और मछलियों का शिकार करते। वेल, और फूड कलेक्ट्स करते। वो कैसे? तो जो भी वन उत्पाद होते, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते, प्रोडक्ट्स होते, चाहे वो फल, फूल, कंद, पत्ती, जो भी है, जो खाने योग्य उसे लगता, खाता, वो इकट्ठा करते। तो ये आपका है। ठीक है, अब पेज हम टर्न करेंगे। ठीक है, तो पेज टर्न करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है आपके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है।
अब आपसे कह रहा है, बच्चों की तरफ बातचीत करते हुए यह पुस्तक आपसे कह रहा है कि आपको पता है मनुष्य पहले किन किन कारणों से यात्रा करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो जरा गौर फरमाएंगे, जो वजह आज ह्यूमन ट्रैवलिंग की है वही वजह कल भी थी। खास करके देखें तो इसमें एक पहला कारण दिखाता है कि भोजन की तलाश में अर्ली मैन एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फूड। दूसरा बताया है कि अपने शिकार के पीछे पीछे वो एक जगह से दूसरी जगह जाता, जहां कहीं शिकार मिलता चलता चला जाता। तो शिकार का पीछा करते करते ये चलवासी चलते रहे। दो कारण हो गए। तीसरा उसका यात्रा का कारण बताता है कि उपयुक्त मौसम कहाँ है, बेस्ट क्लाइमेट वेदर, जहां वो आराम से जिंदगी जी सके। पहाड़ों में जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, देयर आर टू मच हेक्टिक शेड्यूल ऑफ देयर पीपल। सो आवर माउंटेनियर पीपल्स फ्रॉम गढ़वाल, कुमाऊं, पिथौरागढ़ ट्राइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली इन प्लेन एरिया सो फार, उस टाइम भी। तो वेर एवर द गुड क्लाइमेट्स द पीपल वांट टू बी सेटल देयर, सो दैट वाज द कॉज। फोर्थ बताता है पानी की तलाश में, पानी की तलाश में भी वो ट्रैवल करते थे। डेफिनेटली आज भी पानी की तलाश में हम और आप ट्रैवल करते हैं। वेर एवर द प्रेजेंस ऑफ वाटर वी हैव टू शटल डाउन, मेक देयर विलेज। तो ये चीज़ है। आई वुड लाइक टू बी से ए वेरी गुड थिंग्स। नाते रिश्तेदारियों के से भी मिलने जुलने वो लोग जाते थे, एक कबीला वहाँ एक कबीला वहाँ। तो ट्रैवल के कई कारण थे जो आज है। सवाल पानी का, तो जरा गौर से सुनिए। You know, in South Africa, there is a country, Botswana and Namibia, where is Kalahari Desert. In this Kalahari Desert, very dry land, there is too much problem of water, where the tribes people live named Bushman. और बुशमैन कैसे पानी को ढूंढते हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा। बुशमैन क्या करता है, कुछ बीज वगैरह ले करके, कंकर पत्थर बीज ले करके हाथ में जाता है जानबूझ के झोले में, और फिर एक जहाँ पे थोड़ा सा रिच टाइप का है टीले, जहाँ पे बंदर वंदर लंगूर ज़्यादा होते हैं, उस टीले में गड्ढा करता है, और गड्ढा करने के बाद वो बीज वहाँ डाल देता है, ठीक है, और वो फिर आ जाता है। समझ में आई बात। बंदर जनरली बहुत ही फैसिनेटेड एनिमल है, मनुष्य की बड़ी नकल करता है। तो बंदर ये सब देख रहा होता है और उसको दिखाते हुए किया जाता है। अब बंदर को लगता है इंसान ने यहाँ कुछ रखा है, तो वो पीछे पीछे पहुँच जाता है। जब हम निकल आते हैं तो पीछे जा करके बंदर हाथ डालता है गड्ढे में, और गड्ढे में हाथ डालेगा तो उसको कुछ तो मिलेगा, उसे नहीं मालूम क्या है, उसको पकड़ेगा, और जब पकड़ लिया तो क्या हुआ, अब हाथ ऐसे और आप मुट्ठी बांध दिए तो हाथ हो गया आपके चौड़े, अब आप छेद से नहीं निकाल सकते। बंदर को इतनी बुद्धि नहीं है कि वो लोभ में ना पड़े, उसे छोड़ दे और हाथ खींच ले, तो वो पकड़ लेता है और वो निकल नहीं पाता। अब क्या करता है ये बुशमैन, उस बंदर को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके बैठा देते हैं रस्सी में बांध के, और एक दिन तक खाना पीना नहीं देते। बंदर बहुत व्याकुल है भूख से, खाना पीना कुछ नहीं। अगले दिन उसे नमक दे देते हैं खाने के लिए, भूखा है, नमक चाट के और प्यास बढ़ा लेता है। अब वो और उतावला है पानी के लिए, और बंदर तो यहाँ वहाँ भटकता है, उसको तो मालूम है कहाँ पानी है, वहीं वो रहेगा पेड़ पौधों पर, पत्थरों पर। अब क्या करता है बुशमैन, उस बंदर को छोड़ देता है। बंदर सीधा कहाँ जाएगा, पानी की तरफ, और फिर उसको फॉलो करता है बुशमैन, और फिर पता चल जाता है कि आखिर पानी कहाँ है, और उस जगह से फिर पानी का सोर्स उसको मिल जाता है। सो दिस इज द वे ह्यूमन टेक्निक्स। इंसान इस धरती पर अपनी बुद्धि और बल से आज भी सरवाइव कर रहा है, जैसे क्रोकोडाइल, जैसे टर्टवाइज, जैसे प्लेटिपस। ये सब करोड़ों वर्ष से इस धरती पर सरवाइव कर रहा है। समझ में आया पानी कैसे ढूंढते हैं, तो ये बात है। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। अब अगले पॉइंट पर आ जाए। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी,
अब कह रहा है कि औजार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट सम नॉलेज अर्ली मैन। तो उसमें दिया हुआ है कि वो लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे उसका इस्तेमाल क्या करते, फल फूल को काटने के लिए, उनके जो औजार होते फल फूल को काटने के लिए, हड्डियां काटने के लिए, मीट मांस काटने के लिए, जानवर को जो मारते तो उसकी जो स्किनिंग करते, स्किनिंग मतलब जानवरों के खाल उतारना, तो स्किनिंग जो करते थे उसमें उसको वो पत्थर के औजार, हड्डी के औजार काम आते थे, वहां यूज करते। और क्या करते थे, तो उनके जो हथियार होते पत्थरों के उसमें क्या करते, मूठ लगा देते थे, लकड़ी के या हड्डी के मूठ लगा देते थे ताकि उन्हें पकड़ने में सहूलियत हो, और इस तरह से उससे आरी के रूप में, बाण के रूप में काम लेते थे। अब सवाल उठता है कि ये हथियार लगभग कब के हमें मिले हैं, तो लगभग 10,000 साल पहले इन लोगों ने अच्छे खासे क्वार्टजाइट स्टोन के हथियार बना लिए। बहुत ही शार्प होता था, क्वार्टजाइट एक पत्थर होता, बहुत ही शार्प होता था, एज्ड हथियार होता था। अब सवाल है तो जानवरों के खाल उतारने के लिए और जड़ों को खोदने के लिए। आज भी अफ्रीका में इतने सारे ट्राइब्स हैं जो पानी की जरूरत को, जो ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसमें नीचे जड़ें होती हैं तो जड़ों में पानी होता है, रेगिस्तानी में पानी होगा। जैसे डहेलिया का पौधा है ना, जो फूल है, फ्लावर डहेलिया, जिसको डालिया डालिया कह देते हैं, उसकी जड़ें शकरकंदी की तरह होती है और उसमें ढेर सारा पानी होता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसको खोद करके निकालते हैं और फिर निचोड़ते हैं, और निचोड़ने के बाद उस पानी को पी के अपनी जरूरत को पूरा करते थे। तो उसके लिए पत्थर के औजार उनको चाहिए। आज भी ऐसा है, शकरकंदी ऐसा ही चीज है, सुथनी एक चीज होता है शकरकंदी, तो वो भी ऐसा ही चीज है। इसके अलावे एक और भी चीज है, केशोर कहते हैं बिहार में उसे, वो भी स्वीट होता है, वो खाते हैं। इसके अलावे केरला में जाइए, टैपियोका ऐसा ही चीज है। फर एक होता है, वो भी ऐसा ही चीज है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका इस्तेमाल पानी निचोड़ के पीने के लिए करते हैं, ठीक है, खाने के लिए तो और है। चलिए अब पेज टर्न करते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या है, पेज नंबर हम 14 की बात करें। आपके सामने में एक मैप आ गया, इस मैप को कहते हैं मानचित्र संख्या 2, मैप नंबर 2। हम इस पे करेंगे बात, लेकिन पहले इस चैप्टर को पलटा लें। इस चैप्टर को पूरा करके हम देखते हैं कि समझिए, अगला एक सब टाइटल आपके पास आता है, रहने की जगह निर्धारित करना। यानी हमारे अर्ली मैन किसी जगह पे रहते थे तो वहीं क्यों रहते थे, what was the cause behind to settle the particular place, our early man, what was the reason। तो रखिए, जहां कहीं से भी हमें उनके या उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, औजार मिले हैं, जले उले कुछ खाद्य पदार्थ मिले हों, हड्डी वड्डी मिले हों, हथियार मिले हों, उन जगह को, उस साइट को हम पूरा स्थल कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। पूरा स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। तो ऐसे ढेर सारे पूरा स्थल भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मध्य में मिले हैं। Across India, north to south, east to west and central, wherever you have to be go, there are some places related to early Stone Age, Paleolithic Age, Mesolithic Age, Neolithic Age। तो हमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के स्थल भरपूर मात्रा में मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली इंडिया में। अब आइए, एक शब्द आता है उद्योग स्थल। उद्योग स्थल को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडस्ट्री साइट, ये शब्द है इंडस्ट्री साइट। ये क्या है तो ध्यान देंगे, वेयर एवर वी गेट, वी फाउंड सम इंस्ट्रूमेंट्स, weapons of this early man,
where they make the making place, manufacturing place, that place we consider industrial site. उन जगहों से जहां से इस अर्ली मैन के हथियार बनाते थे, जिस जगह पर फैक्ट्री कह लीजिए, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उद्योग स्थल। और जहां वो रहते थे लंबे समय तक, उसे हम कहते हैं आवास स्थल, रेसिडेंशियल साइट। सिटाडल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सिटी तो था नहीं, तो रेसिडेंशियल साइट। तो ये चीज है। तो आवास स्थल समझ में आ गया, उद्योग स्थल समझ में आ गया, जहां पे विपनरीज के मैन्युफैक्चरिंग साइट मिले उद्योग स्थल, जहां उनके रहने के आवास मिले आवास स्थल। अब अगले पॉइंट पर आए। अब आपको बताता है कि वो लोग गुफाओं में क्यों रहते थे, माउंटेन केव्स में क्यों रहते। नेचुरल केव्स होते उसमें आ जाते, या फिर जहां तोड़ के थोड़ा बहुत रिनोवेट करके बनाया जा सकता था शेल्टर, तो वो शेल्टर ले लेते थे। अगर इस तरह से गुफा है तो शेल्टर ले लेते थे। तो क्यों रहते थे? सिंपल सी, हम घर में क्यों रहते हैं? धूप ना लगे, ये 45-40 डिग्री के टेम्परेचर से बच जाए, बारिश से बच जाए, क्यों? यही ना। ये जो साइक्लोन आफान आया है, कभी भोला आया, कभी नरगीस आई, कभी हुदहुद आया, इन सब से बचा। तो देखा, साइक्लोन है, विंड है, टॉर्नेडो है, बहुत सारी चीजें हैं, जानवरों से रक्षा। तो ये जो मौसम की मार है, डिजास्टर है, उससे बचने के लिए वो गुफाओं में रहते, स्ट्रॉन्ग बिल्ट हाउस। तो ये चीज है। अब सवाल है कि हम देखें तो पूरे भारत में ऐसे साइट्स मिले हैं जहां वो रहते थे। खास करके हमें सेंट्रल और साउथ इंडिया में ये केव्स काफी मिले हैं। ठीक है, अब हम पेज टर्न करेंगे। ठीक है, बेटा पेज टर्न करने के बाद आपके साथ आता है एक शब्द। एक शब्द है बॉक्स में, पूरा स्थल, यानी आर्कोलॉजिकल साइट्स। यानी पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। बात को समझिए। सच आर्कोलॉजिकल एविडेंस साइट इज कंसीडर्ड वेयर वी फाइंड इंस्ट्रूमेंट्स, देयर यूटेंसिल्स and some structures of house. This place is considered पूरा स्थल, हिंदी में पूरा और इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर्कोलॉजिकल साइट। अब अगला एक सब टाइटल है आपके पास, पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण का मतलब है क्या? लिथस। लिथस का मतलब है स्टोन। स्टोन का मतलब पत्थर, यानी पत्थरों के हथियार, इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ स्टोन, लिथस। तो पाषाण औजार, याद रखिएगा, दे मैन्युफैक्चरिंग स्टोन वेपन्स इन 2 मेथड। 2 प्रकार से ये स्टोन से हथियार बनाते थे। कौन सा मेथड? तो मेथड को समझिए। ये एक पत्थर है और ये एक पत्थर है। ठीक है, तो पत्थर से पत्थर को टकराया जाता, पत्थर से पत्थर। अगर इस पत्थर से हमको शेप देके एक हथियार बनाना है, तो क्या शेप देना है ये तो माइंड में है। तो उसको तोड़ते 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 शेप देते देते इसको शेप अप में ले आते थे। तो 2 पत्थरों को टकरा करके हम शेप देके हथियार तैयार कर लेते थे। ये मतलब है। दूसरा जो मेथड था, इसको हिंदी में कहते हैं दबाव शल्क तकनीक। शल्क मतलब होता है फ्लेक, और दबाव मतलब प्रेशर। तो प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक्स, प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक्स। इसमें क्या होता? एक पत्थर को टिका दिया जाता। ये तो टकरा रहा है ना, दोनों मूवमेंट में है ना। अब एक मूवमेंट में नहीं है, उसको प्रेशर दे दिया, और दूसरा इसको मूवमेंट से इसको तोड़ के बना रहा है। दिस इज नॉट इन मूवमेंट, दिस इज ओनली इन मूवमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इसके फ्लेक्स जो है उतरते जाते हैं और शार्प हो जाता था। हेयर इज बोथ इन मूवमेंट, it will make the new arms, and this is the instrument to make arms. And second method is that the one is totally steadied, second is the pressuring. ठीक है, so that was the 2 method.
जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब है तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो हथौड़े के जैसा होता, उससे वो पत्थर पर मार मार के अपनी स्थिति में ले आते, मनचाहा हथियार बना लेते। अगला एक सब टाइटल आता है आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर। इन रियल सेंस दे नॉट डिस्कवर फायर, एक्चुअली दे नो द टेक्निक्स टू इग्नाइट फायर एंड एक्सटिंग्विश फायर। वो ये तकनीक जान गए कि आग को कैसे जलाया जाए और कैसे बुझाया जाए। तो बच्चों की क्लास में कहते हैं आग का डिस्कवरी किया। आग तो थे, ज्वालामुखी से निकल रहा था, जंगलों में आग लग रहे थे। देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगा, और जंगलों में ऑटोमेटिकली भी आग लगता है। अब मालूम है देवदार के पत्ते हैं, चीर के पत्ते हैं, और चीर के पत्ते सूख कर जब जंगलों में बिछ जाते हैं उत्तराखंड में, तो चीर के पत्तों में ऑयल होता है। जब दो पत्ते हवा के प्रेशर से रगड़ खाते हैं ना, तो चिंगारी भड़कती है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो याद रखिएगा, वो जान गए आग कैसे जलाना है और कैसे बुझाना है। और वैसे आग लगाने में तो हम लोग बड़े उस्ताद हैं, रोज किसी न किसी के बीच आग लगा ही देते हैं। तो वो लोग जो है ये आग लगाना सीख गए दो पत्थरों को टकराने से। अब आइए, तो आग की खोज के संदर्भ में बता रहा है कि करनूल गुफा कहां है, ढूंढो। करनूल गुफा कहां है, ढूंढो, ये बता रहा है। तो बता रहा है कि करनूल एक जगह है जहां राख के अवशेष मिले, यानी एविडेंस ऑफ ऐश। वहां आग जला होगा, वहां पर अवशेष मिले हैं, ठीक है। और अधिक लोगों ने आग जलाना अब सीख लिया, आरंभिक लोगों ने। और आग जलाने से क्या करते, एक तो लाइट की जरूरत पूरी करते, मांस को ओवन पका के खाते, और जानवरों से अपने को दूर रखते। तो आग से तो मालूम है बघेरा भी भाग जाता था, वो जंगल बुक का। तो आग से जानवर भागता है, तो शेर खान जो है वो भाग जाता था, शेर खान। तो याद रखिएगा, जंगल बुक का शेर खान, ठीक है, भाग जाता है। तो आग से जानवरों को भगाना, सर्दियों में बदन को गर्म रखना, खाना पकाना, और जैसे मैंने कहा लाइट की जरूरत पूरा कर लेते थे। अब सवाल है करनूल कहां है। करनूल बहुत ही खूबसूरत एक रेलवे स्टेशन है आज, जो आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सेंट्रल ईस्ट पोजीशन में है करनूल। वहां पे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर गुफा मिला है, और वहां पर हमें जो है आग मिले हैं, जला हुआ राख मिला है। तो ये याद रखिए, पॉइंट क्लियर। ये भी पता चलता है कि मवेशी वगैरह पालते थे वो आगे पिकली हल में, पर यहां पे याद रखिएगा आग मिले, आग जलाते थे। नेक्स्ट में आइए। अब अगला एक सब टाइटल आपको पेज नंबर 17 पे दे रहा है, बदलती जलवायु, चेंजिंग क्लाइमेट। बदलती जलवायु, चेंजिंग क्लाइमेट। अब इसको समझिए, ये किताब आपसे कह रहा है कि 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, यानी 10,000 BC बिफोर वॉज वेरी कोल्ड रीजन। ये आपके ज्योग्राफी में जब पढ़िएगा तो ज्योग्राफी में भी एक एज होता है। 10,000 साल पहले करीब 40-50 हजार साल का जो पीरियड था, कोल्ड पीरियड था, पूरा बर्फ से धरती ढकी हुई थी। और अचानक 10,000 साल BC, 10,000 BC का आसपास, अब बर्फ पिघलना शुरू हुआ और तापमान धरती का बढ़ना शुरू हुआ। तो जब बर्फ पिघला, तापमान बढ़ने लगा, तो घास के मैदान डेवलप हो गए। ग्रासलैंड डेवलप्ड स्टेप बाय स्टेप। दिस ग्रासलैंड अट्रैक्ट टू सच एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन ग्रास, लाइक डियर, लाइक रेंडियर, लाइक काउ। ठीक है ना, ये सब घास खाने वाले जानवर हैं। शेप, गोट, ये सब जानवर, बारहसिंगे, एंटीलोप्स, शिप्स, बकरी, गाय, हिरन, ये सब डेवलप हो गए नेचर में। तो घास के मैदान धरती पर कब आने लगा, दिखने लगा? 10,000 BC, यानी 12,000 साल पहले।
तो ये चीजें, पॉइंट क्लियर। अब आ जाइए, तो ये जानवर आ गए। अब देखते हैं बदलती जलवायु में ये हुआ। अब देखें आपके पास एक बॉक्स है जिसमें है नाम और तिथियां। बॉक्स में नाम और तिथियां जो है ये बताता है कि स्टोन एज कैसे बांटा गया है। वो मैं आपको लिख के बताऊंगा तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अर्ली स्टोन एज अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो स्टोन एज है जिसको हम कहते हैं, पहले अर्ली शब्द हटा दीजिए, स्टोन एज में पाषाण काल, क्या आ गया? पाषाण काल। और पाषाण काल कब से कब? 20 लाख वर्ष से, ये दिखाता है आपका 6000, ठीक है, वर्ष बीसी कर सकते हैं आप, बीसी तक। अब जब हम पाषाण काल कहते हैं तो इसका संदर्भ समझना है आपको। एक को हम लोग कहते हैं पूर्व पाषाण काल, इसको हम लोग कहते हैं अर्ली स्टोन एज। इसी का एक नाम है पैलियोलिथिक एरा, जिसका टाइम 20 lakhs BC से 12,000 BC तक है। यह है आपका पूरा। अब जो सेकंड है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को कहते हैं मेसोलिथिक एरा, जिसे हम 12,000 BC से 10,000 BC में देखते हैं। और जो तीसरा पार्ट है जिसको कहते हैं नव पाषाण काल, नियोलिथिक एरा, जिसका समय 10,000 BC से 6,000 BC का है। अब ये जो पूर्व पाषाण काल है ये फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में। 3 पार्ट, अर्ली स्टोन, अर्ली पैलियोलिथिक, तो अर्ली पैलियोलिथिक जो है जिसको आप कहते हैं पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, इसका समय आपसे पूछता है तो इसका समय आप बताते हैं से 1 लाख वर्ष BC। ये इसका टाइमिंग है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरा टाइम है मिडिल पैलियोलिथिक एरा, जिसे आप कह रहे हैं मध्य पूर्व पाषाण काल।
इसका समय दिखाएंगे तो आप कहेंगे 1,00,000 BC से 40,000 BC। एक तीसरा भी है, इसका जगह की कमी है पर लिखा जा सकता है। तीसरा, जिस तीसरे को हम लोग कहते हैं लेटर पैलियो एरा, और इसको आप क्या कहते हैं उत्तर पूर्व पाषाण काल, जिसका समय हम देखेंगे 40,000 BC से 12,000 BC। मैं बोल के इसे समझा दूंगा, थोड़ा सा कष्ट जरूर आपको हुआ होगा, पर डू नॉट वरी। जो आपके बॉक्स में दिया है उसको समझना जरूरी है। स्टोन एज, पाषाण काल, टोटल पाषाण काल का टाइम 20 लाख BC से 6,000 BC। दिस पाषाण काल, this stone age further divided in 3 parts. Part 1 is called Purva Pashan Kal, in English early stone age, otherwise Paleolithic era. This Paleolithic era is 20 lakhs to 12,000 BC. बहुत पुराने NCERT में इसे 2.5 लाख से 1 लाख BC लिखा गया है। नए किताब में 20 लाख। ह्यूमन एक्टिविटीज को ध्यान में रखकर। अब आइए मिडिल, अब आ गया मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, ये 12,000 BC से 10,000 BC। और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एरा, 10,000 BC से 6,000 BC। ये याद रखना है। अब दिस पैलियोलिथिक एरा फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। द फर्स्ट अर्ली पैलियोलिथिक एरा, पूर्व पाषाण काल, जो 20 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष, 1.5 लाख वर्ष चलता है। अब मिडिल पैलियोलिथिक एरा, मध्य पूर्व पाषाण काल, जो 1 लाख BC से 40,000 BC तक चलता है, यानी 60,000 ईयर्स। और जो आखिरी है अर्ली का, लेटर पैलियोलिथिक एरा, यानी उत्तर पूर्व पाषाण काल, जो 40,000 से 12,000 BC तक चलता है। ये याद रखिएगा। इन शॉर्टली टू अंडरस्टैंड, गौर से सुनते जाइए। मनुष्य की एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे, लगभग 14 या 15 लाख वर्ष पूर्व का ह्यूमन स्कल हमें बोरो नाम के जगह महाराष्ट्र से मिला है। और लगभग यही 26 लाख वर्ष पुराना ह्यूमन स्कल अफ्रीका के एथोपिया से मिला है। पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो दिखता है एक्चुअली वो 2.5 लाख BC से दिखता है। पर ह्यूमन के डेवलपमेंट को दिखाने के लिए 20 लाख वर्ष को एक एवरेज माना गया है। मनुष्य का जन्म सबसे पहले अगर देखें डेवलपमेंट, तो वो अफ्रीका में हुआ है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ह्यूमन हर जगह फैल गया है। ध्यान दें, 20 लाख से लेकर के 1 लाख वर्ष तक का जो समय है वो एज इट इज हंटर एंड फूड गैदरर है, नथिंग एल्स। 1 लाख से जो 60,000 का टाइम है, उस टाइम में वो आग को जलाना बुझाना सीख गया। अर्ली मैन known about how to ignite fire and how to extinguish fire, ये सीख गया। ठीक है। अब इसी क्रम में देखते हैं हम जो थर्ड फेज है, जो 40,000 से लेके 12,000 BC का फेज है, यानी पूरा पाषाण काल का तीसरी अवस्था लेटर। उसमें मनुष्य क्या करता है, जो पहले हम लोग चतुष्पदी थे, 4 पांव पे चलते थे, और 4 पांव पे चलते चलते जो 4 लिम्स है, FORE, 4 मतलब आगे, जैसे 4 हेड कहते हैं ना, आगे का हिस्सा, हेड 4 हेड, तो आगे का जो हमारा लिम्स था वो डेवलपमेंट हो गया हाथ के रूप में। और हम जो 4 पांव पे थे वो धीरे 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 2 पांव पे आ गए। आज भी मनुष्य के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो चल भी नहीं सकते,
जब चलते हैं तो 4 पांव पे, हाथ और पांव मिला करके, और धीरे धीरे वो 2 टांग पर खड़ा हो जाता है। तो हम लोग डेवलपमेंट हुआ, धीरे 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 इरेक्ट ह्यूमन बीइंग हो गए। तो 40,000 वर्ष पहले BC वी वॉच द इमरजेंस ऑफ होमो सैपियंस। हम जैसा इरेक्ट ह्यूमन बीइंग दिखने लगा। अति नूतन मानव, नव मानव, आधुनिक मानव, होमो सैपियंस, इरेक्ट ह्यूमन बीइंग, ये इतने सारे इसी के नाम हैं। 40,000 साल BC। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जैसा मैंने कहा, इसी पीरियड में आकर के हम देखते हैं कि और सारी चीजें डेवलपमेंट होने लगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब आइए, ये जो मेसोलिथिक एरा है 12,000 से 10,000, ये ध्यान दें। अब लोग एस्टैब्लिश्ड लाइफ जीने लगे। दे अर्ली मैन स्टार्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड लाइफ। बस्तियां कहीं ना कहीं दिखने लगी। पशुपालन जो है 8000 BC के आसपास करने लगेंगे। तो इस टाइम में देखिए क्या करने लगे, दे स्टार्ट पेंटिंग। ये लोग गुफाओं के सीलिंग्स, छत में, दीवारों पर, भीत, वॉल पे पेंटिंग्स करने लगे। किस टाइम में? इस टाइम में। वर्ल्ड ओल्डेस्ट पेंटिंग्स वी फाउंड इन फ्रांस, यू नो बेटर, जो माना गया है कि 20,000 BC से लेकर 10,000 BC के बीच में ये पेंटिंग की गई हो। आगे पढ़ेंगे तो एज को समझना जरूरी है। और ये जो पीरियड है वो काफी चेंजेस हुआ ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल टू मच चेंजेस। सो दिस नियोलिथिक एरा इज कंसीडर्ड नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। इसे क्रांति भी कहते हैं। इसे क्रांति भी कहते हैं बेटा, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, क्योंकि काफी चेंजेस हुआ। घर बनाना सीख गए, कृषि करना सीख गए, एस्टैब्लिश्ड लाइफ हो गया, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग आ गई, वेपनरीज हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। दे डिफाइन देयर लाइफ, सोफिस्टिकेटेड देयर लाइफ वेलली, दैट्स कॉल्ड ड्रास्टिक चेंज। काट बनाना सीख गए, कुम्हार की चाक आ गई, एंड देन स्टार्ट टू बी वॉक, तो चलने लगे गाड़ी पर। तो इसलिए कहते हैं ड्रास्टिक चेंज, काफी परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको क्रांति कहते हैं। चलिए, ये बॉक्स में तो था, हमने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं। ध्यान देंगे, अगला जो आपका पेज नंबर 18 पे एक टॉपिक है शैल चित्रकला, यानी स्टोन पर पेंटिंग, रॉक पेंटिंग। तो यार ये लोग गुफा में रहते थे, तो कुछ ऐसे जगह मिले हैं जहां पर इस अर्ली मैन ने पेंटिंग्स की है। तो एक उदाहरण लेते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से 30 किलोमीटर दूर भीमबेटका हिल्स है। उसमें लगभग 50 से ज़्यादा केव्स मिले हैं जहां ये अर्ली मैन रहते थे। और इनके केव्स में, सीलिंग्स में, वॉल पे 500 से ज़्यादा चित्र मिले हैं जिसको उसने बनाया है। शिकार करते हुए, जानवरों का पीछा करते हुए, संगीत करते हुए, चक्की, आटा चक्की जो होती होगी, पीसते हुए, बर्ड्स का बनाया है, वो बर्ड्स जो उसके आसपास दानों पर जिंदा रहते थे उसका। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखें तो उनके जो डेली रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज होती, उन सब की पेंटिंग्स है। और हंटिंग की भी पेंटिंग्स है। पर्चिंग बर्ड, जो अनाज पर जिंदा रहने वाले पक्षी होते हैं, पर्चिंग बर्ड। इसमें कौन आ गया? कबूतर, गोरैया, मैना, ये सब क्या है? अनाज खाते हैं। लेकिन आप देखिएगा, कौवा, चील नहीं। तो ये चीजें हैं। अब अगले पॉइंट पर आइए। और एक है हमारा साउथ उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर से भी हमें कुछ पेंटिंग्स मिले हैं केव से। आदमगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश में ही, वहां से भी पेंटिंग्स मिले हैं। भीमबेटका केव से पेंटिंग मिले हैं। सब कब का है? मेसोलिथिक, 12,000 से 10,000 साल के आसपास का है, मेसोलिथिक एरा का है।
अब आइए, अब आपको दिखा रहा है कि शुतुरमुर्ग क्या भारत में थे। बहुत हॉट क्वेश्चन होगा। शुतुरमुर्ग भारत में थे? तो ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण काल के कुछ अवशेष स्थल हमें महाराष्ट्र के पटने नाम के जगह पर मिला, जहां पर हमें शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का एग मिला। उस एग पर पेंटिंग्स भी मिली और कुछ अंडे से मनके बने हुए थे, बीड्स। ये 3 चीजें। मैंने क्या कहा? इन अर्ली स्टोन एज इन इंडिया ऑस्ट्रिच वॉज लिव, यानी शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। इस शुतुरमुर्ग के अंडे हमें जीवाश्म के तौर पर महाराष्ट्र के पटने नाम की जगह पे मिला। नॉट पटना, पटने नाम की जगह पर मिला। पुणे, नॉट पूना, पुणे, पटने, तो ये जगह, तो पटने में मिला, जहां पर हमें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले। कुछ अंडों पर पेंटिंग्स की हुई मिली और कुछ अंडों के मनके बने हुए थे, बीड्स, मोतियां, मोतियों की माला पहनते हैं ना, तो ये। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बॉक्स में आपका है, यहां सवाल याद रखिएगा। क्या प्राचीन काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते? हाँ। कहां से इसके अवशेष मिले? महाराष्ट्र के पटने से। ठीक है, तो छिलके पर चित्रकारी भी करते, छिलके से मनके भी बनाते अंडे से। अब अगला आइए, एक सब टाइटल है होशंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए, एक साइट है होशंगी। होशंगी साइट के बारे में बताया गया है। तो होशंगी साइट्स कर्नाटक में है। ये एक आर्कोलॉजिकल पैलियोलिथिक एरा का साइट है और यहाँ पर हमें आवासीय स्थल और उद्योग स्थल दोनों मिले, यानी रेजिडेंट भी उनका मिला और जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग प्लेस था, उद्योग स्थल, दोनों मिला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान में रखना है। तो होशंगी इन कर्नाटका, दैट इज द पैलियोलिथिक एज साइट वेयर फ्रॉम वी गॉट बोथ थिंग्स, उद्योग स्थल और आवास, रेजिडेंट एंड इंडस्ट्री साइट्स। ओके, अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स लेटर। 10 मिनट के बाद दूसरा वीडियो, फिर हम लाइव होने जा रहे हैं। जस्ट वेट, टेक ए ब्रेक।